वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप सभी खूबसूरत बच्चों का हमारे चैनल जिसका नाम है एग्जामपुर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम सिंह आज से आपको करंट अफेयर्स का सेशन लेने वाला हूं इस वाले चैनल में। आज 15 जून है तो देख लेते हैं 15 जून से रिलेटेड कौन से वो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। याद रखिएगा ये जो लेक्चर मैं आपका लूंगा ये डेडिकेटेड होगा यूपीएससी साथ ही साथ पीसीएस जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पे उसको। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि which is the most valuable brand according to the latest report of brand finance 2023। ब्रांड फाइनेंस 2023 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के अंदर कौन सी वो कंपनीज है, कौन सी वो ब्रांड है जो कि सबसे ज्यादा क्या है, वैल्यूबल है, सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। कोई भी कंपनी वैल्यूबल तब होती है जब उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा होती है। तो याद रखना हाल ही में जो रिपोर्ट आई है इसके हिसाब से जो टाटा ग्रुप है वो आज के टाइम पे भारत की सबसे ज्यादा वैल्यूबल कंपनी। ठीक है, सबसे ज्यादा इसके नेटवर्थ आपको देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया। याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया गया। तो पहला आपका हो जाएगा ब्रांड फाइनेंस। ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा रिलीज किया गया, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है टाटा ग्रुप जो है ये इंडिया की सबसे सबसे नेटवर्थ वाली यानी कि सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ वाली क्या हो जाएगी, कंपनी हो जाएगी, जिसकी टोटल नेटवर्थ है 26,381 यूएस डॉलर्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे है इंफोसिस और तीसरे नंबर पे है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके बाद इस रिपोर्ट में दूसरी बातें क्या कही गई है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स के बारे में भी इस रिपोर्ट में बातें कही गई है कि भारत के अंदर वो कौन से ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बच्चों। तो इसमें नंबर 1 पे ताज हो जाएगा, नंबर 2 पे अमूल हो जाएगा और नंबर 3 पे ब्रिटानिया होने वाला। इसके बाद अलग अलग सेक्टर्स में चीजों को बताया गया है कि अलग अलग सेक्टर्स में कौन से ब्रांड जो है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में सबसे बेहतरीन काम कर रही है एसबीआई। दूसरी अगर मैं आईटी सर्विसेज की बात करूं तो इसमें टीसीएस नंबर 1 पे है। अगर मैं फूड एंड ड्रिंक ब्रांड की बात करूं तो इसमें अमूल। ऑटोमोबाइल की बात करूं तो महिंद्रा, टेलीकॉम्स की बात करूं तो एयरटेल, ऑयल एंड गैस ब्रांड की बात करूं तो रिलायंस, इंश्योरेंस की बात करूं तो एलआईसी, माइनिंग एंड मेटल्स की बात करूं तो टाटा स्टील, बिल्डिंग मटेरियल्स ब्रांड की बात करूं तो अल्ट्राटेक, वैल्यूबल होटल ब्रांड की बात करूं तो वो ताज हो जाएगी और टायर ब्रांड में आपको एमआरएफ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो क्लोथिंग ब्रांड है उसमें रेमंड जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन काम कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि कौन कौन से सेक्टर्स में वो ब्रांड है जो कि अपने फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया के अंदर मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड कौन सा है, तो वो आपका टाटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि which of the following countries has been appointed as the non-permanent member of United Nations Security Council। निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की यहाँ पे बात हुई है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यहाँ पे बात की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल याद रखिएगा ये एक पार्ट होता है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस में आपको 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें आपको 5 परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलेंगे और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है आफ्टर अ इलेक्शन, जिसमें 193 मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। और हाल ही में 2 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है और जिसमें जिसमें हाल ही में 5 वो देश जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है यानी कि किसी का टेन्योर खत्म हुआ होगा जिसके बाद इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो अल्जेरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरी लियोनी एंड स्लोवेनिया, ये 5 वो कंट्रीज है जो कि हाल ही में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स जुड़े हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अगर मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं तो इसकी स्थापना, इसको स्टैब्लिश किया जाता है 1945 में। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलने वाला है और इसके हेड के रूप में आपको एंटोनियो गुटेरेस देखने को मिलेंगे। इसके परमानेंट मेंबर्स हैं जैसे रशिया, चाइना, यूएसए, यूके एंड फ्रांस। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वेटो पावर होता है। नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और यूएई। और ये जो इनके नॉन परमानेंट मेंबर्स है प्यारे बच्चों, इनका टेन्योर दिसंबर 2023 में खत्म होने वाला है, जिसके बाद
ये वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनका इलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 193 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेंगी जो कि पार्टिसिपेट करती हैं इन नॉन परमानेंट मेंबर्स के इलेक्शन के दौरान। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम हैव अनाउंस्ड द अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान फॉर 21st सेंचुरी विद व्हिच कंट्री। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ 21वीं सदी के लिए अटलांटिक घोषणा कार्य योजना की घोषणा की है? तो याद रखना, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किसके साथ मिलकर? यूएसए के साथ मिलकर। ये बेसिकली एक कॉपरेशन है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और ये कॉपरेशन 1941 से चला रहा है। जी हाँ, 1941 से यूएसए और यूके साथ में मिलकर कुछ डिपार्टमेंट्स में बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डिपार्टमेंट्स होने वाले हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, हेल्थ, स्पेस एंड पीस। ऐसे कुछ मुद्दों पे यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। कब से? 1941 से। और हाल ही में इनके द्वारा अटलांटिक डिक्लेरेशन को लॉन्च किया गया है 21st सेंचुरी का। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड न्याय विकास पोर्टल। निम्नलिखित में से किस राज्य ने किस मिनिस्ट्री ने हाल ही में न्याय विकास पोर्टल को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री कौन सी होने वाली है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने न्याय विकास पोर्टल को लॉन्च किया गया। आइए जानते हैं न्याय विकास पोर्टल क्या होता है। एक प्रोग्राम को शुरू किया गया था जिसका नाम था न्याय विकास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को 1993 में शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम का मेन मोटिव था कि भारत के अंदर जो राज्य है, मेरे बच्चों 28 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे हमें क्या करना है? वहां पे हमें क्या करना है? हमें कंस्ट्रक्ट करनी है क्या? हमें वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए होने वाला है? तो जजेस के लिए होने वाला। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो न्याय विकास प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया गया था 1993-1994 के दौरान, और इसको इस्टैब्लिश करने के पीछे रीजन ये था कि भारत सरकार स्टेट्स के अंदर और यूटी के अंदर जो आपको कोर्ट देखने को मिलेगी उनके लिए कोर्ट हॉल का निर्माण करना, उनके लिए आवास का निर्माण करना, ये इसका मेन मोटिव था। जिसके बाद क्या होता है? जिसके बाद इसके लिए एक पोर्टल को जारी किया जाता है जिसका नाम हो जाएगा न्याय विकास पोर्टल, जो कि क्या काम करेगा? जो कि रेगुलेट करने का काम, जो कि देखने का काम करेगा कि ये जो इनिशिएटिव है ये किस तरीके से काम कर रही है। अगर मैं बात करूं कि ये जो फंडिंग होती है ये सेंटर किस तरीके से फंड करती है, तो याद रखिएगा स्टेट्स में ये फंडिंग 60-40 का होता है, यानी कि 60% फंड जो है वो सेंटर लगाती है, 40% फंड जो है वो स्टेट लगाती है। बट अगर मैं बात करूं हिमालयन रीजन की, साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट्स है, वहां पे ये शेयर 90-10 हो जाता है, यानी कि 90% सेंटर लगाती है, 10% स्टेट्स लगाती है। और अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरीज की, तो यूनियन टेरिटरीज में 100% जो फंडिंग है वो किसका होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की होती है। तो याद रखिएगा, न्याय विकास प्रोग्राम को शुरू किया गया था 1993-1994 के अंतर्गत, और अब एक पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है जो कि क्या करेगी? जो कि इनको देखने का काम करेगी। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडिया, फ्रांस, यूएई ने हाल ही में एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, और ये पहला इस प्रकार का एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है जो कि एक ट्राइलैटरल एक्सरसाइज है। ट्राइलैटरल एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको 3 देश है देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको इंडिया देखने को मिलेगा, फ्रांस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे यूएई देखने को मिलेगा। इसका आयोजन हाल ही में हुआ है 7 से लेकर 8 जून के बीच में गल्फ ऑफ ओमान के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सागर समृद्धि इनिशिएटिव हाल ही में कौन से मंत्रालय या कौन से मिनिस्टर के द्वारा हाल ही में क्या लॉन्च किया गया है? तो सागर समृद्धि इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। याद रखना, वो मंत्रालय या मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? सर्बानंद सोनोवाल। और अगर मैं मंत्रालय की बात करूं तो ये पोर्ट एंड शिपिंग मंत्रालय हो जाए। याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल जी आयुष मंत्रालय को भी हैंडल करते हैं। अगर मैं बात करूं इसको लॉन्च किया गया सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा, यानी कि पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री हो जाएगी। इसका मेन मोटिव है ऑनलाइन ड्रेजिंग सिस्टम को लॉन्च करना। किसके लिए? तो एक इनिशिएटिव है, पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री की एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि वेस्ट को वेल्थ बनाना, वेस्ट को फायदेमंद चीज में बदलना, ये इसका एक इनिशिएटिव है। और इसी को रेगुलेट करने के लिए, इसी को देखने के लिए ऑनलाइन ड्रेजिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है हाल ही में। किसके द्वारा? तो पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। इस सिस्टम को डेवलप किया है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, माइकल बेटिस अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया, यानी कि यूनेस्को
यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत काम करती है, और इसके द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है माइकल बेटिस अवार्ड। और हाल ही में ये माइकल बेटिस अवार्ड दिया गया है जगदीश बकन को। जगदीश बकन को यह अवार्ड दिया गया है किस वजह से, तो इफेक्टिव बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट की वजह से। ये कौन सा पद संभालते हैं, तो ये भारत के अंदर जो रामानाथपुरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, साथ के साथ जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको टेक केयर करने का, उसको देखने का काम करते हैं। और ये पहले इंडियन है जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। Which state becomes the first to give recognition to private virtual school? हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि प्राइवेट वर्चुअल स्कूल सिस्टम को वहां पे लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा वो स्टेट हो जाएगी राजस्थान, जहां पे अशोक गहलोत की सरकार। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। हर साल हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो याद रखिएगा 8 जून को हम हर साल वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका पहला बार हमने आयोजन किया था साल 2000 के अंदर। तो साल 2000 से हम लगातार 8 जून को हम वर्ल्ड ट्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपका ये रहा कि हु हैज बीन नेम्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मर्सर रिपोर्ट 2023। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो मर्सर के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत के अंदर वो कौन से शहर है जहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है, जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, तो वो शहर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो भारत के अंदर वो सबसे महंगा शहर है। यहाँ पे रहने की खर्चा बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन आपको बहुत देखने को मिलेगा, यहाँ पे मुद्रास्फीति जो है वो बहुत ही ज्यादा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें वर्ल्ड लेवल के सिटीज के बारे में बात कही गई थी, जिसमें बताया गया था कि न्यूयॉर्क जो है वो बहुत ज्यादा महंगा, यानी कि वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड लेवल पे सबसे महंगा शहर जहां पे आप रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा न्यूयॉर्क, और इंडिया के लेवल पे ये होने वाला है मुंबई। ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए एग्जामपुर के अपने यूट्यूब चैनल पे। कोई भी सजेशन हो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।